हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर आया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो हमारे पास जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन पूछा था, ए सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाई, एक सिग्नल डिस्क्राइब करता है v इक्वल्स टू वी नॉट फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू t बाई हाफ। ठीक है, उसके लिए तो वैल्यू क्या है v नॉट, और 0 वैल्यू रहेगी फॉर t हाफ। ठीक है, t ग्रेटर और इक्वल टू t हाफ और लेस और इक्वल टू t। तो हम 0 वाली वैल्यू को तो देखेंगे नहीं क्योंकि तो 0 आ रही है। ठीक है, इसको तो छोड़ देते हैं। इससे पहले जो वैल्यू है v इक्वल्स टू वी नॉट, ये देख लेते हैं। इसके लिए वीआरएमएस वैल्यू क्या होगी 0 से t हाफ के लिए। तो ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, ये ग्राफ हो जाएगा। तो इस ग्राफ में सिर्फ हाफ ऊपर का दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में जो हाफ है टी हाफ से टी के बीच में वो 0 वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे सिर्फ 0 से टी हाफ के बीच में ही वी नॉट वैल्यू दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये टी हाफ हो गया 0 से लेके टी हाफ के बीच में। ये ग्राफ ये टी टाइम को दिखा रहा है और ये पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास। अब एक बात समझेंगे इसमें कि हमें यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस बैठेगी। अगर हम इसे एंगल में देखें कि कितना एंगल वेव बना रही है, जब सिग्नल कोई चल रहा है, जब सिग्नल चलता है तो वो कितना एंगल बना रहा है, वो पाई एंगल यहां से यहां तक कवर कर रहा है। तो इसको पाई ले लिया यहाँ पर 0 से, इसका हाफ कितना बैठेगा, ये हाफ कितना बैठेगा। यहाँ पर मीन वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट यहाँ पे होगी। तो उसका हाफ कितना बैठेगा, पाई अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर डी थीटा। क्योंकि यहाँ पर केस अलग है, नीचे वाला सिग्नल दिखाया नहीं गया क्योंकि 0 वैल्यू है, सिर्फ ऊपर वाला दिखाया गया है। तो लिमिट 0 से लेके पाई अपॉन 2। अब इस लिमिट में क्या करते हैं, वी आर एम एस इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, वी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे भाई, इसको लिख लेंगे हम वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, v की वैल्यू रख ली, वी आर एम एस इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ये कितना हो जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। वी नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में बदल लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नॉट स्क्वायर तो बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, वी नॉट स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई 0 से पाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये लिख लेंगे इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये 2 भी बाहर आ गया इधर, यहां लिख लेंगे। तो वी आर एम एस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 से लेके पाई अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी आर एम एस वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नोट का स्क्वायर, तो वी नोट बाहर आ गया इसमें से। तो ठीक है, अंडर रूट क्या बचा 1 अपॉन 2 पाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास थीटा माइनस कोस 2 थीटा का क्या हो जाता है, कोस 2 थीटा का हो जाता है साइन 2 थीटा और 2 से डिवाइड, और लिमिट कितनी भाई 0 से लेके पाई अपॉन 2। अब इसमें लिमिट रख लेते हैं, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट अंडर रूट 1 अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट कितनी है भाई, अपर लिमिट है पाई अपॉन 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई अपॉन 2 अपॉन 2, अपर लिमिट रख ली माइनस, लोअर लिमिट रख लो भाई, थीटा की जगह 0 माइनस साइन 2 इंटू थीटा की जगह 0 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये 0 है, ये 2 से 2 कट गया, ये साइन 0, इसकी भी वैल्यू 0,
और ये साइन पाई बचा, यहाँ से 2 से 2 कट के साइन पाई की वैल्यू भी 0, मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, तो 180 की मतलब साइन पाई की वैल्यू 0, तो पाई अपॉन 2 बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और तो क्या बच जाएगा हमारे पास, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन 2 पाई, पाई अपॉन 2 बचा, पाई से पाई 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 इंटू 2, तो वी आर एम एस इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछ रखा था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर बैठ रहा है वो वी नॉट अपॉन 2 बैठ रहा है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोहर्स मॉडल इज। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, ठीक है, बामर सीरीज के लिए, ठीक है। तो बामर सीरीज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, अगर देखेंगे न्यू इक्वल्स टू सी आर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और n की वैल्यू जो होती है यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 सोन इंफिनिटी, ये n की वैल्यू रहेगी। अब समझते हैं सबसे पहले फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसके लिए भाई, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके लिए n की वैल्यू होगी 3, ठीक है, n की वैल्यू 3, तो न्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम सी आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस n की वैल्यू कितनी, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, न्यू मिनिमम इक्वल्स टू कितना, सी आर 2 का स्क्वायर कितना भाई 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम हमारे पास आ गया 4 और 9 का 36, 4 9 जा और 9 4 जा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, न्यू मिनिमम कितना आ गया हमारे पास, न्यू मिनिमम इक्वल्स टू आ गया सी आर 5 अपॉन 36, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो हो जाएगा न्यू मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना भाई, सी आर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस n की वैल्यू इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर, तो इनफाइनाइट हो या उसका स्क्वायर हो, जब उसका उल्टा करेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, तो न्यू मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना, सी आर ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 0, तो न्यू मैक्सिमम इक्वल्स टू आ गया सी आर इंटू 1/4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैक्सिमम का मिनिमम से रेशो निकालना है, तो डिवाइड कर दो, न्यू मैक्सिमम अपॉन न्यू मिनिमम, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2/1, तो इक्वेशन को 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 को ऊपर रखो कितना है, सी आर इंटू 1/4 और 1 को नीचे सी आर इंटू 5/36, सी आर से सी आर कट गया, 36 ऊपर चला गया, न्यू मैक्सिमम अपॉन न्यू मिनिमम कितना आ गया ये 36 ऊपर, 4 इंटू 5 ये हो गया 4 की 5 में, 4 9 जा 36, तो क्या आ गया भाई, न्यू मैक्सिमम अपॉन न्यू मिनिमम, हमारा आंसर आ गया 9/5, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 9/5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो किसी तापमान में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल प्योर है, उसमें द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन इज 1.5 10 की पावर 16 मीटर की पावर -3, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो ये n की वैल्यू दी हुई है, दोनों बराबर होंगे इंट्रिंसिक में, इलेक्ट्रॉन्स का जो होल्स का कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, जिसको n मान लेते हैं n। अब क्या करते हैं इसके बाद, व्हेन इट इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट डोपेंट, मतलब 3 वैलेंसी वाला कोई एलिमेंट हमने इसमें मिला दिया,
इम्प्यूरिटी की फॉर्म में। तो होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू 4.5 10 की पावर 22 मीटर की पावर -3। तो होल का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ के हो गया 4.5 10 की पावर 22 मीटर की पावर -3। इन द डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड मतलब जब इम्प्यूरिटी मिक्स कर देते हैं तो उस वाले सेमीकंडक्टर में द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne विल बी। तो इसमें Ne की वैल्यू पूछी है हमारे से, Ne इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछा है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं Ne मल्टीप्लाई NH इक्वल्स टू N स्क्वायर। Ne इक्वल्स टू N स्क्वायर अपॉन NH। Ne इक्वल्स टू क्या गया हमारे पास, N की वैल्यू है 1.5 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर अपॉन, और NH की वैल्यू है 4.5 10 की पावर 22, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं, 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा स्क्वायर होने की वजह से। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 अपॉन 4.510 और लगा लो इसमें 4.50 लिख सकते हैं इसको हम। 10 की पावर 22, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 225 बन जा 225, 225 टू जा 450, 22 ऊपर ले आओ तो Ne इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 10 की पावर 32 माइनस 22। तो क्या आ जाएगा Ne इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2, 32 में से 22 गया 10, Ne इक्वल्स टू 10 इधर लिख लो 10/2 10 की पावर 9, 2 5 जा 10, तो Ne इक्वल्स टू 5 10 की पावर 9 इतने मीटर की पावर -3। तो हमारा जो आंसर आ गया इसमें 5 10 की पावर 9 मीटर की पावर -3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 18 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम। तो ये जो वायर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रहा है 18 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 10 की पावर -2 मीटर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर इज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी वायर की, तो हमारे से लैम्बडा पूछा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इसलिए किया क्योंकि हमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में बदलना था वैल्यू रखने के लिए। लैम्बडा निकाल लो कितना आ जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 2 वैल्यू रख लो, तो कितनी वैल्यू है इसकी, E की वैल्यू कितनी 18 10 की पावर 4 दी हुई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 10 की पावर 9, उल्टा कर देंगे वैल्यू को, और R की वैल्यू माइनस की 2 पावर अपॉन में 2 है ही, तो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 9 जा और 9 9 जाओ, 9 9 बन जा 9, 2 से 18 को काटा 9 टाइम्स और 9 से 9 1 टाइम्स, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1, 10 की पावर 4 में से माइनस की 2 पावर गई तो प्लस की 2 बची, -9 ऊपर जाके प्लस की 9 ऊपर जाके माइनस की 9, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1 10 की पावर -7 इतने कूलाम पर मीटर। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया हमारा 1 10 की पावर -7 कूलाम मीटर इनवर्स। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद पूछा है एट 0 केल्विन द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पे कितनी होगी, ठीक है। एक बात आपको बता देता हूं कि जो रेजिस्टिविटी जो मेटल की या कंडक्टर की होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पे घटती है, लेकिन सेमीकंडक्टर या फिर कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी होगी डिक्रीज,
और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 केल्विन टेम्परेचर है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस में जाएगा ये। ठीक है, सेल्सियस में, तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, और इतनी बढ़ जाएगी कि बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तापमान ये बहुत ही कम है, तो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो 0 केल्विन पे कितनी होती है रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट है और ये किसी मेटल पे इंसिडेंट हो रही है जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लगा लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो एनर्जी होती है लाइट की वो इक्वल्स टू किसके होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, इसने मिनिमम का है, ये मैक्सिमम कहता तो मैक्सिमम लेते हैं। तो के मिनिमम इक्वल्स टू कितना, E माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इधर लिया है तो E माइनस डब्ल्यू हो गया। तो के मिनिमम कितना हो गया, के मिनिमम E की वैल्यू क्या होती है, H न्यू माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, ये जूल में है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें E से डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए। सेम यूनिट कर ली नहीं हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड कर लिया। H की वैल्यू रख लो 6.6 10⁻34 न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, न्यू की वैल्यू दी हुई है हमें 6.4 10⁻14 अपॉन, और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 माइनस 2.14। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 16 4 जा 64, 4 टाइम्स कट गया, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 की मल्टीप्लाई 6.6 में करोगे तो के मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ गया, 26.4 इंटू पावर कितनी -34 और प्लस का 14, तो कितनी बची, माइनस की कितनी बच गई 20, ये पावर -19 ऊपर जाके कितना हो गया, प्लस की 19 माइनस 2.14। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे, के मिनिमम इक्वल्स टू, इसको -20 प्लस का 19, तो माइनस की 1 पावर बची 26.4 माइनस 2.14, माइनस की 1 पावर मतलब राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट बढ़ा देंगे, तो के मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ गया 2.64 माइनस 2.14। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ गया, जब सब्ट्रैक्ट 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, तो 0.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है तो 0.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स आनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है ये 0.51 जो होता है ये 0.50 के अप्रोक्स है, तो 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट है, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू द सेम, तो फ्रीक्वेंसी को सेम रखा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सरफेस से उनका क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन है इंक्रीज। जब इंटेंसिटी बढ़ती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ है, लॉ में भी बताया गया है कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सिर्फ जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होंगे, फ्रीक्वेंसी का इससे कोई रिलेशन नहीं है।
काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, इंक्रीज। 8th क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज। तो एसआई यूनिट क्या होती है? मोबिलिटी की। ठीक है, तो मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इक्वल्स टू होता है हमारे पास वीडी अपॉन ई, ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? वीडी की यूनिट क्या होती है? वीडी की होती है मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और ई की क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी यूनिट इसकी? मीटर ऊपर मीटर, मीटर कितना? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? बी ऑप्शन इज करेक्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। 9th क्वेश्चन क्या है? एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर are connected in series across an AC source of voltage. If the frequency of the source is decreased gradually, the reactance of। तो LCR सर्किट है ये, ठीक है, और AC सोर्स से जुड़ा हुआ है सीरीज में। तो ये कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी घटती है तो फ्रीक्वेंसी घटने पे क्या होता है? द रिएक्टेंस ऑफ। रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो दो तरह के रिएक्टेंस होते हैं, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, एक्सएल इक्वल्स टू तो ओमेगा एल, और एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक तो ये वाला होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जब एफ की वैल्यू घटेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सएल जो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी वैल्यू भी घटेगी। तो ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है एफ के डिक्रीज होने पे। दूसरा हमारे पास होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यू ओमेगा की क्या रखोगे? 2 पाई एफ सी, ये हो गया। जब एफ की वैल्यू डिक्रीज करोगे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा इफेक्ट इस पे पड़ेगा। एफ की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो एक्ससी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही मैच कर रहा है, इंडक्टर डिक्रीजेस एंड द कैपेसिटर इंक्रीजेस, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिएक्टेंस जो इंडक्टर का होगा वो डिक्रीज होगा और कैपेसिटर का इंक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्टिंग टर्क टो एक्टिंग ऑन द कॉइल इज रिलेटेड टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट एज। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो टर्क होता है वो कैसे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, टो इक्वल्स टू लगता है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, और एक और फॉर्मूला लगता है टर्क प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्लेक्शन के, तो टो इक्वल्स टू के फाई। ठीक है, तो दो फॉर्मूले लगते हैं मेनली यहाँ पे। तो यहाँ से टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो टो प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है। ठीक है, तो टो प्रोपोर्शनल टू आई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द वेव इज। तो ये भी बहुत आसान है, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 12 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मीटर्स वेव फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी बाई। तो ये HR हर्ट्ज ने किया था इसको। क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछा है, 13 क्वेश्चन में द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल आर ई एंड स्मॉल आर respectively, it is connected across an external resistance capital R equals to 2 small r. The potential across the terminals of the cell will be। तो कितना पोटेंशियल होगा? V की वैल्यू पूछी इसने। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? जो E होता है EMF इक्वल्स टू V प्लस IR, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें क्या कर लेंगे? V की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर लेते हैं इसमें?
v प्लस आई को रख लेते हैं क्या, v अपॉन आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर रख लिया, कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, v कॉमन आ गया, 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या दी है, 2 स्मॉल आर, ठीक है। तो ये वैल्यू रख लेंगे यहां पर, E इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर की 2 स्मॉल आर, आर से आर 1 टाइम्स कट गया, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट गया 1 टाइम्स, तो क्या हो गया, E इक्वल्स टू वी इंटू 1 अपॉन 2 में जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा भाई, 3 अपॉन 2। अब यहां से v की वैल्यू बता दो, 2 ऊपर ले गए 3 नीचे, तो v इक्वल्स टू 2e/3, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो पोटेंशियल क्या होगा, 2/3 इंटू ई या 2e/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 क्वेश्चन क्या है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज हाफ्ड, जो विड्थ होती है ना स्लिट की उसको आधा कर दिया। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बिकम, तो ये बताना है कि सेंट्रल मैक्सिमम जो होती है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, तो उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी अगर विड्थ को हाफ कर दिया, तो इसका सही आंसर होगा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस। अगर जो विड्थ है, विड्थ को अगर हाफ कर देंगे तो सेंट्रल मैक्सिमम जो होगी उसकी विड्थ डबल हो जाएगी, डबल मतलब ट्वाइस हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस ए एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। तो कौन सा ग्राफ सही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट कैरिंग कोई वायर दे रखा है इन्होंने, तो इसके लिए देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको ये वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर है, ये वायर हो गया, और इस वायर की जो रेडियस है, इस वायर की रेडियस क्या है, ए, तो ए इज द रेडियस ऑफ वायर, सेंटर हो ये पॉइंट ए है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे, तो आर कोई डिस्टेंस है यहां से बाहर, ये आर डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल कोई पी पॉइंट है, इस पे ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इसको सही रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा उसको कौन ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात ये समझ लेते हैं, जो करंट कैरिंग वायर होता है स्ट्रेट वायर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक बात समझो। बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, ये होता है ना। तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक बात तो ये क्लियर हो गई, B क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ ऐसा, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि रेडियस A भी दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो A रेडियस तक तो नहीं होगा, ए डिस्टेंस तक तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन उसके बाहर होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाहर जो होगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे। तो आर ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन है ये, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ए तक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, मतलब ए तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है डिस्टेंस का। बट जैसे ही आप ए से आगे बढ़ते हो, बाहर निकलते हो वायर से, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, और ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको जो सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर है 2023 का, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।